जी, क्वेश्चन नंबर है 45। इन केस ऑफ ह्यूमन सेल एवरेज सेल साइकिल इज अबाउट। अब उसके जो 24 आवर्स थे उसको मिनट्स में तकसीम कर दिया है कि अगर 24 में लिख दूं यूं, 24 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें किससे, 60 से, 60 से, तो 60, तो 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। तो जवाब आ जाएगा, सिफर का सिफर आ गया, 6 चौके 24, 2 असल, अच्छा 2 0 0, 6 2 12, तो 2 4, 1440 मिनट हो गया। बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44। सेल साइकिल इंक्लूड्स हाउ मेनी प्रेपरेटरी फेजेस, यानी कि उसमें कितने प्रेपरेटरी फेजेस होते हैं जिसमें सेल साइकिल है। आज चूंकि सेल साइकिल को अगर एनालिसिस करें तो इसमें रेस्टिंग फेज भी है और आप अल्लाह भला करे आप समझ लें कि इंटरफेज भी है, दोनों फेज हैं। तो दोनों फेज के अंदर जो प्रेपरेटरी फेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है वो कितने हैं, 2 फेजेस हैं। एक है एस फेज, सिंथेसिस फेज, और दूसरा जो होता है वो G2 फेज। क्वेश्चन नंबर 43। एट पोस्ट माइटोटिक स्टेज डॉटर सेल्स, यानी जब माइटोसिस हो जाती है तो उस वक्त डॉटर सेल्स के अंदर क्या होता है, हैव 2 ऑप्शंस। तो या तो वो एंटर हो जाएंगी G1 में या वो एंटर हो जाएंगी G0 में। यानी सेल तकसीम होने के बाद उसके पास क्या ऑप्शन बच जाती है, 2, कि या वो G1 में दाखिल हो जाए या वो G0 में दाखिल हो जाए। तो ये 2 ऑप्शन उसके सेल के पास मौजूद होती है आफ्टर द सेल डिवीजन। जी, क्वेश्चन नंबर 42 है एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट्स अकर्स इन, यानी कि जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होनी है आगे कहाँ, माइटोटिक फेज में। तो उस वक्त जो उससे पहले जो एनर्जी है कहाँ आ जाती है, प्री माइटोटिक फेज। ये मैंने G2 फेज को लाइन हाईलाइट की हुई है कि G2 फेज में एनर्जी फॉर क्रोमोसोम जो है वो स्टोरेज हो जाती है। तो लिहाजा ये जो सही आंसर है वो डेल्टा है, प्री माइटोटिक फेज। इंटरफेज के तो डिफरेंट फेजेस होते हैं, माइटोटिक फेज सेल डिवीजन होती है, पोस्ट माइटोटिक फेज जो है आफ्टर डिवीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 41। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के 2 फेज है, एम फेज और इंटरफेज। तो इंटरफेज 23.5 घंटे का होता है, इसलिए द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज एम फेज, और सॉरी इंटरफेज, और शॉर्टेस्ट जो होगा वो होगा माइटोटिक फेज जो आधे घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर 40। इफ देयर आर 20 क्रोमेटिड्स इन अ सेल, अगर एक सेल में 20 क्रोमेटिड्स हैं, हाउ मेनी सेंट्रोमेयर्स आर देयर, तो उनके सेंट्रोमेयर्स क्या होंगे। तो लिखा हुआ है 10। इसको नीचे एक्सप्लेनेशन की वजह से हमने ये समझा है कि ये बात हो रही है इस तरीके से कि ये एक क्रोमोसोम है, सिंगल सेंट्रोमेयर है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का जिक्र हो रहा है। तो इसलिए हम 20 क्रोमेटिड्स विच आर अटैच्ड टू द सेम सेंट्रोमेयर, तो फिर उनके जो सेंट्रोमेयर है वो 10 हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर जो है वो अल्फा। क्वेश्चन नंबर 39। सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स सेपरेट्स ड्यूरिंग एनाफेज। आपको याद होगा तो इसको हम क्या देते थे, एनाफेज 2 में डिसजंक्शन। उसमें क्या होता है कि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और उसके दरमियान में ये जो लाइन मैंने लगाई हुई है ये क्या करती है कि ये सेंट्रोमेयर को तोड़ देती है। यूं सेंट्रोमेयर जब टूटते हैं तो उसके जो 2 क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यूं अगर ये देखें तो ये टूट गया, तो ये एक क्रोमोसोम बन गया और ये एक क्रोमोसोम अलहदा बन गया, ये एक क्रोमोसोम अलहदा बन गया सेंट्रोमेयर के साथ। और जो एनाफेज 1 होता है उसके अंदर जो है वो होते हैं,
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है डेल्टा एनाफेज 2 और एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। सर जी बेटा। सर काइंडली 40 रिपीट कर लीजिएगा। ऊंचा बोले, ऊंचा। 40 रिपीट कर देना सर। 40 रिपीट कर देता हूँ। ये तो सबसे आसान है। द लॉन्ग 40 जो है, इफ देयर आर 20 क्रोमाटिड्स इन अ सेल, कि अगर ये स्टेटमेंट आपको जानते हैं, मैं दुखी होता हूँ ऐसी बात सुन के, मुझे गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन मैं सब्र करता हूँ, फिर क्या करूँ। बात स्टेटमेंट को चाहिए था कि स्टेटमेंट ऐसी होती कि बच्चा जवाब के मैं अगर इसको बनाता, इफ देयर आर 20 क्रोमाटिड्स ऑफ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इन अ सेल, हाउ मेनी सेंट्रोमेयर्स आर देयर, तो बच्चा ठा करके पहुंचता 10 पे कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी जो 2 क्रोमेटिड्स होती हैं और एक सेंट्रोमेयर होता है। लिहाजा एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लगा दिया है कि ईच क्या है, मेटाफेज क्रोमोसोम इज अ डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर which consists of 2 chromatids attached to a point called centromere or primary constriction। ये एक्सप्लेनेशन से हम ये समझे हैं कि ये जो है बात हो रही है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की, हालांकि बात सवाल में आनी चाहिए थी कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का लफ्ज लगाए। यही वजह कि मेरी उनसे ना स्टेप वालों से कोई ना कोई झगड़ा ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है अल्फा 10। क्वेश्चन नंबर 38, मियोसिस ब्लैंक पेरेंटल क्रोमोसोम्स नंबर कितने हो जाते हैं? हाफ। मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं पेरेंटल क्रोमोसोम्स के हाफ होते हैं, यानी आधे फादर से आधे मदर से, तो वो जाकर बच्चे के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिगेन हो जाते हैं। 38 का सही आंसर है बीटा। 37, इफ देयर आर 40 सेंट्रोमेयर्स, अब ये देखें ना, यहां समझ आती है। इफ देयर आर 40 सेंट्रोमेयर्स इन अ सेल एट लेट एनाफेज, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन ईच डॉटर सेल्स फॉलोइंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? जब सेल डिवाइड हो जाएगा तो तब 2 डॉटर सेल्स जो बनेंगे तो उनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स फिर वो अलग हो जाएंगे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, तो उसमें फिर सेंट्रोमेयर हो जाएंगे 20। और इसमें भी एनाफेज 1 या एनाफेज दूसरा नहीं लिखा कि जिसकी वजह से हम इसको पहुंच जाते। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लें एनाफेज की कि इट इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस which ensure equal distribution of chromatids in daughter cell. The kinetochore fibers of mitotic, यानी कि अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो इसके साथ मुताबिकत करती है कि नहीं करती। तो हमने वो चूंकि ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि ये बात हो रही है इफ देयर आर 40 सेंट्रोमेयर्स, तो 40 सेंट्रोमेयर्स को हम क्रोमोसोम 20 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स लेंगे और वो जाकर एनाफेज के अंदर जो सेंट्रोमेयर जब टूटता है तो एक क्रोमेटिड अलग हो जाती है एक सेंट्रोमेयर के साथ, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे सेंट्रोमेयर के साथ अलग हो जाती है। तो इसलिए बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन। Question number 36, cell cycle does not involve G naught phase, G1 phase, S phase, ये तो सेल साइकिल के अंदर मौजूद होते हैं। एम फेज भी होता है और जो G नॉट है वो नहीं होता। तो एक दफा सेल साइकिल से निकल जाए तो फिर वो G नॉट में चला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 इज डेल्टा G नॉट फेज। क्वेश्चन नंबर 35, kinetochore fibers, esters, polar fibers and centrioles give rise to mitotic apparatus, कि वो माइटोटिक apparatus होता है जो फेस में बनता है। अगर आपको याद हो तो यहाँ हमने लिखा था कि 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स हैं और 7 सेंट्रियोल्स हैं, तो सारा कुछ मिलाकर जो है वो माइटोटिक apparatus बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, द स्पिंडल फॉर्मिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ, trace of proteins and tubular proteins and traces of RNA, नीचे एक्सप्लेनेशन में। तो इसलिए सही जवाब हमारा जो है वो चार्ली है, प्रोटीन एंड आरएनए। तो प्रोटीन एंड आरएनए अल्फा और बीटा
दोनों इकट्ठे चार्ली में कर दिए गए, लिहाजा चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा जो है वो भी रॉन्ग है, अल्फा और बीटा भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 33, of all stages of mitosis the shortest and most beautiful to watch is anaphase। तो मोस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच, ये तो मैंने कहीं लफ्ज नहीं पढ़ा कि पता नहीं ये कहां पर है। मोस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच ये कहां पे लिखा हुआ है, ये मैंने किताब में तो कोई लफ्ज नहीं देखा। बहरहाल माइटोसिस में शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज है, जिसमें जल्दी से वो क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द फेज इन विच द सेल इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस इज। जी ऊंचा बोले यार। सर शॉर्टेस्ट फेज का वर्ड किधर, सर शॉर्टेस्ट फेज का वर्ड बुक में किधर यूज किया गया है? वॉल्यूम तेज कर लेने थे। जी बोले। सर बुक में शॉर्टेस्ट फेज का वर्ड यूज किया। आपका माइक ठीक नहीं है, मुझे आवाज सही नहीं आ रही। वर्ड किधर यूज किया गया है? क्या किया गया है? शॉर्टेस्ट फेज का वर्ड माइटोसिस के लिए। हाँ एनाफेज। सर किधर यूज किया गया ये वर्ड? हाँ कहीं भी नहीं, और कहीं भी नहीं वर्ड यूज किया गया भाई। सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो आपको मैं बोल तो रहा हूँ, चीज तो रहा हूँ सर। इसलिए। हाँ जी सर क्वेश्चन नंबर 37 रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 37 रिपीट कर दो। ये अब आप गौर से सुन लें, इसकी मैं यूं डायग्राम ऊपर बना देता हूं इधर, कि ये अगर आप समझे कि ये एक क्रोमोसोम है, इसकी ये दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम ये है, ये भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। कहता है इफ देयर आर 40 सेंट्रोमेयर्स इन अ सेल एट लेट एनाफेज, लेट एनाफेज मतलब है उसके बाद क्या हो जाएगा, टीलोफेज, यानी कि ये इस तरह का डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स थे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन ईच डॉटर सेल्स फॉलोइंग साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस के अंदर ये जो दरमियान में से टूटेगा, आपको पहले भी बताया था कि ये जब टूट जाएगा तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक में चले जाएंगे 20 और दूसरे में भी 20। अब ये सवाल बात होगी, अगर माइटोसिस की थी तो फिर वो 40 ही क्रोमोसोम इधर जाएंगे, 40 ही इधर जाएंगे। इसलिए मैंने ये लेक्चर क्यों किया था, मैंने ये 37 नंबर है ना, ये मैंने आपके टीचर का लेक्चर क्यों किया था कि मैं इसको जरा सुन लेता एक्सप्लेनेशन में, कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। ठहर जा, मैं इसको जरा 37 47 पे ले आऊं। अब स्टेटमेंट में जो बात की गई है वो पहली क्या है, स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट बीटा सोमैटिक सेल फॉर्मेशन। आपको आवाज मेरे ख्याल में शेयर नहीं होती। तो नहीं हो रही आवाज पे? आवाज हो रही है? यस सर। आज सुनते हैं जरा 36 और 37 और दूसरे वाला। फाइबर्स और लास्ट में सेंट्रियोल, और ये कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, माइटोसिस ऑपरेटर्स बनाते हैं, राइटोफिलिस डेल्टा। अल्फा को अगर हम देखें तो वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और वो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में बनता है।
and it is named as contractile ring. हेलो क्या है? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट का मतलब है जी कौन? मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में लाइन अप होता है और कार्ड होता है सेपरेशन प्लेट। और ये प्लांट में साइटोकिनेसिस में बनती है with help of fragmoplast vesicles. So right option is delta. Question 36 है cell cycle does not involve, यानी सेल साइकिल में क्या चीज इन्वॉल्व नहीं है। अल्फा है G1 फेज, बीटा है M फेज, स्टार्टिंग है S फेज, डेल्टा है G0 फेज। अब सेल साइकिल में दो फेज है, इंटरफेज एंड M फेज। इंटरफेज में G1 भी है, S भी, G2 भी, और M फेज उसकी माइटोटिक फेज सेपरेट है, लेकिन सेल साइकिल का पार्ट है। लेकिन G0 how many chromosomes will be there in each daughter cell's following cytokinesis? Alpha 10, beta 20, starting 40 and delta 30. अब क्वेश्चन ये है कि 40 सेंट्रोमियर्स हैं। 1 सेंट्रोमियर, इस तरह से 40 सेंट्रोमियर है। और फेज कौन सी है? ड्यूरिंग द एनाफेज। और एनाफेज में हमें पता है कि क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उनका सेंट्रोमियर लैदा होता है और दोनों एंड के ऊपर क्या होता है, एक क्रोमेटिड मूव करता है। यानी जब अगर ये होगा तो इसका एक सेंट्रोमियर, जब ये सेपरेट होंगे तो अब इनके पास दो सेंट्रोमियर। यानी ये दो सेंट्रोमियर अगर एनाफेज में हो और जो सेल इनसे बने उनमें कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आप करेंगे 1 अब ये बात अप्लाई करें 40 वाले पे। यहाँ पे 40 सेंट्रोमियर है, जब एनाफेज में सेपरेट होंगे तो 20 यहाँ पर आएंगे और 20 यहाँ पे, और जो सेल बनेंगे ये 20 एंड क्वेश्चन क्या है? बीटा 20। क्वेश्चन नंबर 38 है सुन लिया जी। मियोसिस ब्लैंक द पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर। अल्फा इज डबल, देखिए बीटा इज उन्होंने एक मिसाल दी है कि एक सेंट्रोमियर मैं लगा हुआ है, रुकता दोनों हूँ के जी, पास बेटा बोले, एक एक चला जाएगा। सर उन्होंने बोला कि आप बोले एक बोले सेंट्रोमियर, दोबारा बोले। उन्होंने बोला कि एक हाँ सेंट्रोमियर अलग होगा तो दोनों हाँ डॉटर सेल्स के पास एक एक सेंट्रोमियर आ जाएगा। अब एक अलग हुआ है, दोनों के हाँ पास एक एक आ गया। अगर इसी की मिसाल लें तो हाँ, तो 40 40 होने अलग चाहिए। होंगे तो 40 हाँ होने तो चाहिए 40 थे। ही होंगे। हाँ 40 होने चाहिए थे। उसको लन का भी नहीं पता, मैं रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, मुझे गुस्सा आ गया है। मैंने इस वक्त जब रिकॉर्डिंग करा रहे थे ना, यही मेरा फड्डा था। और वो जो पीछे बैठा अच्छा होता है ना उनका इंस्ट्रक्टर स्टेप वाला, वो हदायत दे रहा था। मैं उसे कहता हूँ जा बेटा पहले खुद पढ़ के आ, पहले खुद जाके पढ़ के आ अलफ बे सी, फिर आके एक पीएचडी स्कॉलर से बात करना जाके। वही ना सर, ये इसमें गड़बड़ थी। सर चाह रहा था कि मैं देख लूं कि इतनी बड़ी बोंगी आपने मार्केट में कैसे जोड़ी भाई। 40 जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ तो माइटोसिस में होते ही नहीं भाई। 40 है तो डॉटर सेल्स में 40 जाएंगे। हाँ यस आप सर, बात मियोसिस की करें तो समझ आती है कि आप जो डॉटर सेल्स हैं उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में कहाँ हाफ होते हैं? 40 है तो इसका मतलब है हर डॉटर सेल में 40 सेंट्रोमेयर ही जाएंगे। ये अलग बात है कि वो सिंगल क्रोमेटिड की शक्ल में जाएंगे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं जाएंगे, लेकिन 40 ही जाएंगे। यस सर, ये यही तुम मुझे कंफ्यूजन थी बताया बस। सर, बताया यस ना। सर ठीक है, आपने सॉल्व कर दी है। हाँ आपने इसका जवाब मेरी तरफ से 40 ही लगाना है। यस सर, मैंने भी अगर मैं 40 लगाया था तो मैं 40 ही जवाब लगाऊंगा चार्ली। मैंने 40 लगाया था, उन्होंने गलत कर दिया फिर मैंने हाँ आपसे इसलिए उन्होंने डिस्कस की। जिनकी अलग उनकी अपनी अलग है ठीक नहीं है, उनकी आप 500 एमसीक्यू गलत डाल देते हैं और कोई स्टेटमेंट की ना सर है ना पाँव है, एक्सप्लेनेशन और है, सवाल और है। तो यस सर ठीक। निकलेगा ना ऑनलाइन। हम बच्चे को डायरेक्ट बच्चा हमसे पूछता है, वीडियो रिकॉर्डिंग में तो नहीं आता, बट अभी यही था। मैं कहता था गलत इन्फॉर्मेशन आप जब फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो पे चली जाएगी तो बच्चे को कंफ्यूजन में डालेंगे, बच्चा किधर जाएगा? ऑनलाइन टीचर से पूछेगा तो ऑनलाइन टीचर किधर जाएगा? ऑनलाइन टीचर फंस जाएगा, फिर कैसे जस्टिफिकेशन देंगे? यस 10 सर एमसीक्यू इस टेस्ट में गलत है, 10 एमसीक्यू। यस सर, केमिस्ट्री में भी इस तरह के बड़े गलत हो जाते हैं।
आने के गलत तो नहीं है वहां, क्योंकि स्टेप के जितने इंचार्जेस है ना जो आपके सामने नहीं आते। मैं छोड़ के आ गया था, मैंने कहा मैं मार्केट का बंदा हूं, मैंने मार्केट में रहना है, बच्चे मुझसे पूछेंगे, मुझसे सवाल करेंगे, कहेंगे सर जी तुसी वीडियो च तो बड़े हीरो बनते सी, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ 6 MCQ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, 8 ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। तो मेरे पहले लेक्चर देख लेना कि मैंने A to Z नको नक व्हाइट बोर्ड भरा होता था। कोई तरीका होता है ना, हर चीज की एक प्रेजेंटेशन होती है, तरीका होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है, एक सब्जेक्ट होता है, उसकी रियलिटीज होती है, वो खत्म नहीं होती। आप जहां मर्जी भाग गए, जितनी मर्जी जान छुड़ा लें। यस सर। एक और भी गलत था। अच्छा 4-5 गलत है इसमें, 20 कैसे होगा जी? एक्सप्लेनेशन आपने सुन ली, मैं अगले दिन एक दो की और भी एक्सप्लेनेशन आपको सुनाता हूँ, जरा वेट करें। एक दो और भी सुनाता हूँ, आगे चलने देना जरा। चलो ये तो आपको समझ आ गई, आप समझ आ गई। यस सर, थैंक यू। अब इसको मैं जरा अगला सुन लूँ ना, 39 सुन लो जरा। अब क्रोमोसोम है वो हाफ कर देती है, उस सेंट्रल सेल में 46, टोटल सेल में 23, आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग। यानी क्वेश्चन ये है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और इनको हम कहते हैं दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम यानी ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रक्चर एंड नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, यानी एस फेज से पहले। दिस वन इज कॉल्ड एज इट्स अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। सेपरेट ड्यूरिंग, सेपरेट कब होगा? थोड़ी हमने बात की थी कि ये कब होंगे, एनाफेज 2 में होगा, तो आंसर इज डेल्टा एनाफेज 2। बस मियोसिस में सेंट्रोमियर जो ब्रेक करता है ये एनाफेज 2 में करता है। एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक हो गया, सेंट्रोमियर ब्रेकअप नहीं होता। नहीं होता। दूसरी बात, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा। ठीक हो गया, चल रहे हैं। है इफ देयर आर 20 क्रोमेटिड्स इन अ सेल, हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स आर देयर? जी, अल्फा इज 10, बीटा इज 20, चार्ली इज 30 एंड डेल्टा इज 40। अब इसी कांसेप्ट को अप्लाई करें। क्वेश्चन ये है कि 20 क्रोमेटिड्स हैं और एक क्रोमोसोम के साथ, अभी हमने बात की एक क्रोमोसोम है, इसके साथ 2 क्रोमेटिड अटैच हैं, तो अगर 20 क्रोमेटिड्स हैं तो कितने सेंट्रोमियर हैं? आंसर होगा अल्फा 10। क्वेश्चन नंबर 41 है। जी माशाल्लाह, लग गया पता जी, बड़ी एक्सप्लेनेशन दी जनाब, बहुत एक्सप्लेनेशन दी बच्चे ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। If there are 20 chromatid and cell, how many centromere are there? 20. आप कहें कि if there are 20 chromatids in a cell of, if there are 20 chromatid in a duplicated chromosomes of a cell, how many centromeres are there? फिर वो बच्चा जाएगा कि 20 chromatids हैं तो एक्चुअली 10 सेंट्रोमेयर्स हैं। यहाँ तो इसका जवाब भी 20 आना चाहिए था। कहाँ लिखा हुआ है कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है? वही ना सर, ये स्टेटमेंट नहीं सही थी। चलो कोई नहीं यार, ये दुनिया पे चलना पड़ता है ना, चलना पड़ता है यार। हम कहाँ पे थे? गुजारा कर लेते हैं। हम कहाँ पे थे सर? 33 तक चले गए थे। 33, अच्छा 33 जो है, ऑफ ऑल स्टेज ऑफ माइटोसिस द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल 33 है। जरा सुन ले 33 को, मैं जरा इसको वापस लाता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ कि 33 का मोस्ट ब्यूटीफुल कहाँ लिखा हुआ है। जो बॉडी पार्ट्स है वो मैक्सिमम गुड वर्क कर रहे हैं, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं। चार्ली ओल्ड एज को डिफाइन करते हैं नेगेटिव फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस नेगेटिव तरह जा रहे हैं, इसमें चांसेस ज्यादा, इसलिए आंसर है चार्ली।
डेल्टा जुवेनाइल एज है, बोलते भी क्या होता है तमाम बॉडी पार्ट्स मैक्सिमम और बेटर वर्क कर रही हैं, इसलिए इसमें चांसेस क्या है कम। क्वेश्चन नंबर 29, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग सेल डिवीजन इज शोन बाय अल्फा इज रीनल enlargement, बीटा इज कार्डियोमेगले, चार्ली इज कैंसर एंड डेल्टा इज द ओडिमा। अल्फा है रीनल enlargement यानी किडनी साइज में इंक्रीज कर जाएगा, और बीटा है कार्डियोमेगले दैट्स मीन हार्ट मसल्स भी साइज में इंक्रीज कर जाएंगे। चार्ली है कैंसर होता है प्रोटीन के सेल के इनसाइड या टिश्यूज में या वो फ्लूइड क्वांटिटी इंक्रीज करता है। स्टेटमेंट को देखें, उसमें पूछा गया है कि हमें सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा किससे होगा। अब अगर हार्ट के मसल्स लेंथ इंक्रीज करते हैं या किडनी इनलार्ज होता है तो उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है, लेकिन उससे हमें माइटोसिस के बारे में कंसर्न कि उसकी इंपॉर्टेंस हम क्लियर नहीं होगी। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्लियर होगी कैंसर से कि अगर माइटोसिस कंट्रोल रहे तो बॉडी को कितना फायदा है, और अगर अनकंट्रोल हो जाए तो कितना हार्मफुल है। बॉडी के सेल ही बन रहे हैं लेकिन बहुत हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। कैंसर इज द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, सुने जनाब, जवाब दे। जवाब देना। रीनल एनलार्जमेंट में भी सेल डिवीजन होती है, कार्डियोमेगैली में भी सेल डिवीजन होती है। साइज कैसे बढ़ जाता है? हवा नाल फुक भरन नाल। फूक भरेंगे तो हवा भर जाएगी भी। कार्डियोमेगैली भी ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, लेकिन रीनल एनलार्जमेंट भी ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड होगी तो वो जाएगी, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो है ओडिमा। तो ओडिमा जो होता है उसमें जो साइज इंक्रीज हुआ है वो सेल डिवीजन से नहीं हुआ, वो बॉडी फ्लूइड से हुआ है। तो जवाब है कैंसर। कि हमें बताया जाएगा कि कैंसर जो है अगर नहीं है तो भाई ये रीनल एनलार्जमेंट भी तो सेल डिवीजन से हुआ है और ये भी सेल डिवीजन से हुआ है, फिर वो कैंसर भी सेल डिवीजन से हुआ है। लार्ज इन नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हुए। ओडिमा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल डिवीजन या सेल डिवीजन का ताल्लुक ही नहीं है। जी आप हैं, साथ सुन रहे हैं कि नहीं? जी सर सुन रहा हूँ जी। इसको मैं यूं समझता हूं, इसको मैं यूं समझाता हूं कि 29 जो है उसके लिए क्या है कि वो कहना ये चाहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कंट्रोलिंग सेल डिवीजन तो फिक्र ही गलत बन जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज इंडिकेटेड बाय या द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल्ड इंडिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय। फिर हमें समझ लग जाता कि कैंसर की बात हो रही है कि कंट्रोल, फिर ये बाकी नहीं देनी चाहिए थे रीनल एनलार्जमेंट, कोई बैक्टीरियल डिजीजेस दे देते कि बाकी डिजीजेस जो है उससे इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे सेल डिवीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन रीनल एनलार्जमेंट, भाई रीनल एनलार्जमेंट ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही होती है। आपको किसने कहा? एक साइज है, साइज किसी चीज का किससे कैसे बढ़ता है? सेल ग्रोथ से। और बढ़ता है सेल ग्रोथ से कि नहीं? बिल्कुल सर। चलो ठीक हो गया जी। 33 पे थे हम, अपना काम तो करें ना, 5 मिनट रह गए। जो 31 है उसका जी नॉट फेज है। एट एनी गिवन टाइम मोस्ट ऑफ द सेल्स इन एनिमल बॉडी सेल्स ऑफ द जी नॉट फेज। जबकि हमने जी नॉट फेज में जो सेल्स है वो पढ़े ही है कि 2 ही तरह के होते हैं। तो एट एनी गिवन टाइम मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स आर इन जी नॉट फेज, यानी नॉन डिवाइडिंग फेज में होंगे। तो आप डिवाइडिंग फेज में लिख देते, जी नॉट लिखने की क्या जरूरत थी? डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज और माइटोटिक फेज और बाकी लिख देते कोई और ऑप्शन। तो ऑप्शन भी ठीक करानी पड़ती, 100 दफा तो चीखना पड़ता उनके साथ। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एट दी एंड हमें सॉरी करनी पड़ती कि वो जी हदीस बोलते हैं, हम ठीक हैं। मैं कहा अच्छा भाई क्या कर सकते हैं, मुआशरा है। चलिए 31 का हो गया जेसी, 30 का हो गया चार्ली पैकेटिंग और 29 का हो गया चार्ली।
और इसी तरीके से आ गया 28 का आ गया ओल्ड एज। ये तो पता चल गया कि ओल्ड एज नेगेटिव फिजियोलॉजी होती है, ये ठीक है। 27 का है मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल सेल फॉर्मेशन, ठीक है। गैमीट सेल्स के फॉर्मेशन में मियोसिस होती है और स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स, ये बात भी ठीक है। 26 का जो है टू न्यूक्लियाई ईच ऑफ विच ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन, वो टीलोफेज में होती है। ये 2 न्यूक्लियाई है ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर टीलोफेज 1, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। टीलोफेज 2 में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते, तो ये जवाब ठीक है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज अराउंड द ईच ऑफ द क्रोमोसोम्स एट टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 2-3 जो करैक्टर्स हैं वो टीलोफेज 1 को शामिल जाहिर करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो जाएगी, न्यूक्लियोलाई भी रीअपियर हो जाएंगे। तो 25 का है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है द एक्चुअल रिडक्शन फेज ऑफ मियोसिस 1 इज एनाफेज 1, जिसमें जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और इसीलिए मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23 स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट एंड काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस फ्रॉम ईच ऑफ पोल इन मेटाफेज, यानी मेटाफेज 1 में जो है वो उसके अंदर काइनेटोकोर फाइबर्स काइनेटोकोर प्लेट ऑफ द सेंट्रोमेर्स वो जाकर अटैच, ये सवाल भी ठीक है। 22 न्यूक्लियस अपीयर्स इन डायकाइनेसिस, यानी कि वो प्रोफेज में भी हो सकती थी लेकिन प्रोफेज लेंथी फेज है, उसका जो आखिरी स्टेज है डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस तो इसलिए मैंने यहाँ इसका लिख दिया है ये न्यूक्लियोलाइट डिसअपीयर। तो ऑप्शन को देखकर आपने जवाब देना होता है कि सवाल की स्टेटमेंट का क्या जवाब है। बाज़ का स्टेटमेंट ठीक होती है, बाज़ का जवाब से पता चलता है। 21 का जो है वो बीटा है द टीम के होमोक्रोमोसोम्स रिमेन यूनाइटेड आफ्टर टू देयर पॉइंट ऑफ इंटरचेंज ओनली ड्यूरिंग, ये नीचे एक्सप्लेनेशन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था कि होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड बाय देयर द पॉइंट ऑफ इंटरचेंज कियास्मेटा। तो डैप्लोटीन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है each 4 bivalent of chromosomes has 4 chromatids, ये मैंने 2 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स बनाए, तो ये जो बाइवेलेंट कहलाते हैं या टेट्राड कहलाते हैं, यानी 4 नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 the size of nucleus increases, homologous chromosomes start getting close to each other in leptotin, यानी ये नीचे मैंने जाहिर उसमें किया हुआ है कि यहाँ क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ डेप्लोटीन में जो लेप्टोटीन है क्रोमोसोम विजिबल शॉर्ट एंड थिक, size of nucleus increase and homologous chromosomes start getting close to each other। ये जो लेप्टोटीन है इसकी ये जो आखिरी लाइन है इसको आप देखें तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कैंसर इज कॉज्ड मेनली बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स, यानी जो कैंसर है वो चूंकि सोमैटिक टिश्यूज में बनता है तो इसलिए वो म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स होती है, जर्म सेल से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17 ड्यूरिंग साइटोगेनेसिस ऑफ प्लांट सेल फ्रैग्मोप्लास्ट इज फॉर्म्ड, जो कंट्रैक्टाइल रिंग है वो एनिमल में बनता है, कंट्राइल रिंग और सेल कंस्ट्रिक्ट इन सेंटर, ये तो डिपेंड करता है कि जो एनिमल या प्लांट सेल है उसके अंदर जो है सेंट्रियोल की पोजीशन क्या है, और सेल कंस्ट्रिक्ट करती हैं सेल मेम्ब्रेन ज्यादातर एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में एक दीवार ही बनती है जिसको हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 जो है सेंट्रोमेयर हैव अ स्पेशल एरिया कॉल्ड काइनेटोकोर, यानी सेंट्रोमेयर के ऊपर एक खास प्लेट लगी होती है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, उसके साथ काइनेटोकोर फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन उस सेंट्रोमेयर को कहते हैं, सेंट्रोसोम वो एरिया होता है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स होते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक ड्यूरिंग द प्रोफेज, प्रोफेज में क्रोमोसोम ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, ये प्रोफेज का जो है वो एक्सप्लेनेशन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 इन केस ऑफ ह्यूमन सेल इंटरफेस टेक प्लेस 23.5 और माइटोटिक फेज आधा घंटा लेता है, लिहाजा इसका डेल्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 इन केस ऑफ ह्यूमन सेल द सेकंड लॉन्गेस्ट फेज इज G1, G1 आप जानते हैं 9 घंटे का है, S 10 घंटे का है,
G2 जो है 4.5 घंटे का और M फेज जो आधे घंटे का। तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो S फेज, और उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो G1 9 आवर्स का। क्वेश्चन नंबर 12 का है सेल साइकिल क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग M phase of the cell cycle which is involved in the S phase. तो डेल्टा is the correct option क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 11 है सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल G2 for 4.5 hours. Charlie is the correct option. Question number 10. In case of human cells, average cell cycle is about 24 hours. तो yeast का 90 था, 24 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 9, माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, यानी कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑफ G2 फेज में। तो वो ये G2 फेज के स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नीचे एक्सप्लेनेशन में, स्पेसिफिक प्रोटीन G2 फेज में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है RNA and microtubule subunits are synthesized in G2 phase of the cell cycle. तो ये अगर आप देखें तो एक्सप्लेनेशन यहाँ स्पिंडल फाइबर सिंथेसाइज, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 की, डेल्टा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है पोस्ट माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इज G1, यानी जब माइटोसिस होती है तो उसके बाद सेल साइकिल दोबारा शुरू होता है, तो उसका पहला फेज होता है G1, दैट इज द अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन इन G2 फेज, यानी अपने आप को माइटोटिक फेज से पहले जो उसका फेज रहता है G2, उसमें अपने आप को पूरा तैयार कर लेता है कि वो माइटोसिस में एंटर हो। क्वेश्चन नंबर 5, पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग द G0। तो G0 का जो करैक्टर है उसके अंदर लिखा हुआ पोस्ट सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग द G0। क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट ऑफ DNA डुप्लीकेटेड एस फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी उसमें क्रोमेटिड्स ज्यादा बन जाती हैं, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन देयर इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर सेल डिवीजन सेल विजिबली अंडरगोस रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज में सेल चूंकि प्रोलिफरेट बढ़ जाता है, बायोकेमिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा विजिबल हो जाता है जब वो माइटोसिस रेस्टिंग फेज में होता है। तो इंटरफेज इज एक्चुअली अ पीरियड ऑफ नंबर 1, इंटरफेज इज एक्चुअली अ पीरियड ऑफ नॉन एपरेंट सेल डिवीजन, यानी इंटरफेस में वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए, इसलिए हम उसको नॉन एपरेंट फेज कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है अल्फा। सॉरी अगर कोई बकवास की हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। सवाल पूछूं? मेरा पुत्र, तो ये मैं बंद करने लगा हूँ, आप तसल्ली से सवाल पूछें। आप जब तक सवाल नहीं पूछते मैं आपकी तसल्ली नहीं होती, मैं तो लगा हुआ। मैं इसको स्टॉप कर लूँ जरा रिकॉर्डिंग को। ओके जी कर लें, आप सवाल पूछें मेरा बेटा। मैं ये बच्चे ने जो हाईलाइट किया है उसका भी मैं जवाब दे दूँ। उसने ये पूछा है, क्या है जनाब मोहम्मद आलम शेख, रहनुमाई फरमाएं, क्या है इसमें जनाब मोहम्मद आलम से रहनुमाई फरमाएं। Sir, the activities of G2 phase in meiosis is performed by ऑफ G2 फेज मियोसिस। सर वो नहीं होता ना, तो उसकी एक्टिविटीज किसमें होती हैं? उसकी एक्टिविटी, ये कोई सवाल है? आपने अपनी तरफ से बनाया है? सर एक बच्चे ने बना दिया। अच्छा माशाल्लाह। अगर G2 की जो फेजेस की एक्टिविटीज थी वो सेल, अब इसको समझाने के लिए तो 10 मिनट मुझे टाइम चाहिए ना। मैं आपको इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2 का फर्क बताऊं और बताऊं कि उसके अंदर अगर एक्टिविटीज नहीं होती तो उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। सर बस ये बता दें कि वो एक्टिविटीज मतलब होनी तो जरूरी है ना, G2 वाली तो सर आप कह रहे थे एक बहुत होल्ड जरूरी कर है। लें। हेलो, ओके मेरा पुत्र बस आखिरी क्लास एंड हो रही है तो मैं उसको बाद करना फोन करके दसना, हाली मैं बैठा है। ओके देख लेना। मैं एक मिनट बेटा, बस मैं जरा भाई को जवाब दे दूं।
हाँ जी, आगे ने मैं फिर तेरा शुक्रिया अदा करना ठहर के। ओके, अच्छा बेटा अब आ जाए G2 फेज की जो एक्टिविटीज थी। आप ऑनलाइन है ना? जी सर, ऑनलाइन। अच्छा, G2 फेज में जब सेल साइकिल से G2 में गुजरता है तो G2 में वो अपनी सेंट्रियोल्स को आप समझ लें कि वो अपना क्लियर कर लेता है, यानी सेंट्रियोल्स उसके डुप्लीकेट हो जाते हैं और उसके बाद कोई स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो माइटोसिस के अंदर चाहिए होती हैं, स्पेशली साइक्लिन और बाकी वो सारी की सारी वो बना लेता है। अब वो अगर G2 फेज मिसिंग हो गया है मियोसिस में, तो उसका जो बाकी काम है वो आपने पूछा कि G1 में होता है, एस फेज में होता है, प्रोफेज 1 में होता है या नन ऑफ दीज में होता है। तो वो सारा बाकी काम चूंकि उसका लेंथी फेज है प्रोफेज 1, तो बाकी जितनी एक्टिविटी G2 की होंगी वो प्रोफेज 1 के अंदर होती रहेंगी, ताकि वो अपने आप को इस काबिल कर ले कि जो चीज चाहिए थी वो अपनी वहां प्रोफेज में मुकम्मल कर ले। क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी आपस में उनके साथ उस टाइम पीरियड के लिए उसके दौरान ये जो बाकी काम है सेल वो अपना प्रोफेज 1 में परफॉर्म कर देता है, एस फेज में और G1 में नहीं करता। ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी, और किसी बच्चे का सवाल है तो पूछ ले। जी थैंक यू वेरी मच। फिर मैं ये बेटा इसको बंद करने लगा हूँ, एंड मीटिंग करने लगा हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।